हेलो एवरीवन, माय नेम इज कीर्ति और आज हम सेडिमेंटेशन पढ़ने वाले हैं, जो कि ट्रीटमेंट ऑफ वाटर का एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम वाटर को ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो ट्रीट करना इन द सेंस मतलब उसको ड्रिंकेबल वाटर बनाना है। ठीक है, तो उसका एक प्रोसेस होता है सेडिमेंटेशन। तो इससे पहले हमने दो और प्रोसेस पढ़ लिए थे जिसका नाम था स्क्रीनिंग और एरिएशन। तो जिसने भी नहीं देखा है एक बार देख कर आ जाओ। ठीक है, और बाकी जो थोड़ा जस्ट रिकैप करा देती हूँ ताकि ये और अच्छे से समझ में आएगा बाद में। ठीक है, तो आपको मान लो आप पॉन्ड था, रिवर था, लेक था, जिनको हम सोर्स ऑफ वाटर कहते हैं, वहां से आप पानी लेकर आए, उसको आपने ट्रीट करा, ड्रिंकेबल वाटर बना दिया, पीने लायक। तो उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। पॉन्ड, लेक, रिवर, ये जो सोर्स ऑफ वाटर से लेकर आपके हाउस तक, आपके घर तक जो पानी पहुंचता है, उसमें कुछ प्रोसेसेस करते हैं ताकि वो पानी ड्रिंकेबल बने। उसी को हम ट्रीटमेंट ऑफ वाटर कहते हैं। और इसमें हमने स्क्रीनिंग पढ़ लिया था। स्क्रीनिंग क्यों करना जरूरी था? क्योंकि उसमें कुछ लार्ज डेब्रीज होती हैं। लार्ज डेब्री का मतलब होता है जैसे कि कोई टहनी हो गई या फिर कोई फिश प्रेजेंट है, कोई एनिमल है उस वाटर के अंदर, तो उनको पहले ही रिमूव कर दे ताकि जो हम बाकी जो प्रोसेस यूज करने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में, तो उसमें कुछ मशीन्स यूज करेंगे तो उसमें मतलब ये प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, इसीलिए इनको पहले रिमूव कर देते हैं। तो सबसे पहले वाला प्रोसेस हमारा स्क्रीनिंग ही रहता है। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ लिया था एरिएशन। एरिएशन में क्या पढ़ा था हमने कि वाटर के अंदर होता है कुछ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कुछ ऐसे इम्प्योरिटीज जिनको रिमूव करना इंपॉर्टेंट होता है, बैक्टीरियाज होते हैं और वो रिमूव हो जाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, तो वाटर के अंदर हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को डिसॉल्व करते हैं और वो एरिएशन प्रोसेस कहलाता है, जिसके थ्रू वाटर के अंदर ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो खुद को किल कर लेते हैं। ओके, कुछ प्रोसेस से। तो ये दोनों अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए मैंने, आप देख के आ सकते हो। तो स्क्रीनिंग एंड एरिएशन हो गया और इसके बाद हम पढ़ेंगे सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन को पढ़ने के लिए मैं आपको कुछ समझाती हूँ। जैसे मान लो आपने देखा होगा, एक एक्सपेरिमेंट करा होगा आपने कि मान लो पानी था, पानी में आप नींबू डालते हो तो वो क्या करता है, डूब जाता है उसके अंदर। ठीक है, वहीं आप उसके अंदर क्या है, नमक डाल देते हो। ये एक्सपेरिमेंट करा होगा शायद, किसी ने नहीं किया तो आप करके देख लेना कि अगर आप नॉर्मल वाटर लेते हो उसमें नींबू डाल देते हो तो वो क्या है, सिंक कर जाता है नींबू। ठीक है, वहीं अगर हम पानी लेते हो उसके बाद उसमें क्या है, सॉल्ट डाल देते हो, उसके बाद अगर आप उसमें लेमन डालते हो तो क्या होता है, वो तैरने लग जाता है। ठीक है, कटा हुआ लेमन नहीं, जस्ट ऐसे नॉर्मल। ठीक है, तो उसको डालते हो तैरता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि पहले जब आप नॉर्मल वाटर में डाल रहे थे ना नींबू को, तो उस टाइम नींबू की डेंसिटी ज्यादा थी, इसलिए वो उसके अंदर सिंक हो गया था। ठीक है, सेकंड टाइम जब आपने उसके अंदर वाटर के अंदर सॉल्ट डाल दिया, उसको मिक्स कर दिया, उसके बाद आपने लेमन डाला, तो क्या हुआ कि वाटर की डेंसिटी उस टाइम ज्यादा हो गई। तो जिसकी ज्यादा डेंसिटी होती है वही नीचे होता है। ठीक है, और जिसकी कम होती है वो ऊपर रहता है। तो सिंपल सी बात है, यही प्रोसेस के अंदर यूज होगा। क्या होगा, मान लो आपने वाटर लिया, ठीक है, आपका स्क्रीनिंग एरिएशन करने के बाद जो वाटर आया आपने वो लिया, उसके अंदर क्या करा, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे, जो कि क्या है, क्या हो रहे थे, फ्लोट कर रहे थे ऊपर। ठीक है, मान लो अगर उनकी डेंसिटी ज्यादा हो गई, पानी के अंदर पानी से ज्यादा डेंसिटी हो गई उन सस्पेंडेड पार्टिकल्स की, तो वो क्या है, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज अ नेचुरल प्रोसेस बाय विच सॉलिड्स विद हायर डेंसिटी देन द फ्लूइड इन विच दे आर सस्पेंडेड सेटल्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। इसका मतलब ये है कि एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो होते हैं, अगर उनकी डेंसिटी, जिस फ्लूइड में आपने उन सस्पेंडेड पार्टिकल्स को डाल रखा है, इट मींस नॉर्मली मतलब डले हुए हैं वो। ठीक है, अगर उनकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा हो गई तो वो क्या करेंगे, उसमें क्या है, डूब जाएंगे। ठीक है, वहीं अगर उनकी डेंसिटी से कम हो गया, मतलब वाटर की डेंसिटी से कम हो गया सॉलिड की डेंसिटी, तो वो उसके अंदर तैरने लग जाएंगे। सिंपल सा है। ठीक है, डेंसिटी ज्यादा होगी सॉलिड की तभी नीचे जाएगा, अदरवाइज वो ऊपर ही तैरते रहेंगे। ठीक है, तो ये लिखा है और ये किसकी वजह से होता है, ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, पर्पस टू रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड्स। इसका पर्पस होता है कि सस्पेंडेड सॉलिड्स जो होते हैं उनको रिमूव करना, किसका, सेडिमेंटेशन का। ठीक है, नेक्स्ट होता है डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस है वो किस पे डिपेंड करता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी पे। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो फॉर्मूला हम देते हैं वो इन तीन वेज में दे सकते हैं, तीन रेशियो के फॉर्म में दे सकते हैं। पहला वेट के फॉर्म में, यूनिट वेट के फॉर्म में, डेंसिटी के फॉर्म में। तो वेट के फॉर्म में मतलब वेट ऑफ द सॉलिड अपॉन में वेट ऑफ द वाटर, इन दोनों के रेशियो में दोगे तो तभी स्पेसिफिक ग्रेविटी मिलेगी। यूनिट वेट मतलब यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, यूनिट वेट ऑफ वाटर का रेशियो दे दो, और दूसरा डेंसिटी के में, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ वाटर के
रेशियो में, ठीक है। तो इन तीनों के रेशियो में दोगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल के आती है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी पे इसलिए डिपेंड होता है क्योंकि जिसकी ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी वो इंडिकेट करता है कि उतनी जल्दी वो सेटल होगा पार्टिकल, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। तो मान लो यहाँ पे आपने इस पे फोकस करना है, इस वाले फॉर्मूले पे। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ डेंसिटी वाला, क्योंकि हमने डेफिनेशन में देखा कि हम डेंसिटी के बारे में बात कर रहे थे कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी तब सेटल होगा, नहीं होगा, ठीक है, इस तरीके से। इसीलिए तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स जब ज़्यादा हो जाएगी डेंसिटी ऑफ वाटर से, तब क्या होगा, वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स पानी के अंदर नीचे सेटल हो जाएगा। अगर इसकी डेंसिटी इसकी इक्वल हो गई, मतलब डेंसिटी ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ वाटर, तो हमें पता है कि 1 आ जाता है, राइट। तो इसका मतलब है वो क्या करेगा, फ्लोट करने लग जाएगा, उसमें डूबेगा नहीं, ठीक है। और अगर डेंसिटी ऑफ वाटर ज़्यादा है, मतलब बीच में आ जाएगा, इसका मतलब नॉर्मली एवरेजली उसके अंदर होगा। लेकिन अगर ये डेंसिटी ऑफ वाटर ज़्यादा हो गई किससे, डेंसिटी ऑफ सॉलिड से, तो क्या होगा कि जो तुम्हारे वाटर है वो नीचे रहेगा और सॉलिड्स जो है सस्पेंड सॉलिड वो ऊपर ही, ज़्यादा ऊपर। तो इसका मतलब ये होता है कंडीशन क्या होनी चाहिए हमारी कि जो डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स है वो ज़्यादा होनी चाहिए वाटर की डेंसिटी से, तभी क्या होगा, सेटल होगा, ओके। तो इसमें आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, अगर ये स्टैंडर्ड लिया है हमने 4 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर को अगर हम 4 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को 1 लिया जाएगा, ठीक है। और इनऑर्गेनिक सॉलिड्स के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी जो वेरी करती है वो कहाँ से कहाँ तक करती है, 2.6 से लेकर 2.9 तक। ये माइनस साइन नहीं है, ये बता रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 2.6 टू 2.9 तक वेरी करता है। बट हम इसका ऑन एन एवरेज लेके चल लेते हैं, तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.65, ठीक है। और ऑर्गेनिक सॉलिड्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1 to 2, और इसकी भी हम ऑन एन एवरेज लेके चले तो कितनी हो जाएगी, 1.2, ठीक है। तो ये था सेडिमेंटेशन के बारे में। इसके बाद हम इस और प्रोसेस पढ़ने वाले हैं इसके, तो हम इसके आगे पढ़ेंगे जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, सेडिमेंटेशन इज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। तो 2 कैटेगरी में सेडिमेंटेशन जो प्रोसेस होता है उसको क्लासिफाई कर रखा है। तो इसमें पहला होता है प्लेन सेडिमेंटेशन, दूसरा होता है सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मान लो आपका सेडिमेंटेशन टैंक है, ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में। इसमें क्या है, आपके कुछ बड़े बड़े पार्टिकल्स भी होंगे, कुछ छोटे छोटे भी होंगे, ठीक है, सस्पेंडेड ही है सब, ठीक है। तो इस तरीके से होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्लेन सेडिमेंटेशन में क्या होगा कि जो मान लो लार्जर पार्टिकल्स हैं वो तो खुद ही सेटल हो जाएंगे, उनको किसी की नीड नहीं है कि सेटल करवाने की, कि सेटल करवाओ हमें, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको थोड़ी देर अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे उस पानी को, वो खुद ही सेटल हो जाएंगे, क्योंकि उनकी ग्रेविटी क्या है, ज़्यादा है वाटर से, ठीक है। बट बात होती है इन जो फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स है इनको कैसे सेटल कराएं, क्योंकि इनकी डेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है वाटर से, तो ये उसी में फ्लोट करते रहते हैं। तो उसको कैसे सेटल कराना होता है कि हम क्या करते हैं, कोगुलेशन का मतलब होता है इसमें हम कोगुलेंट यूज करेंगे। कोगुलेंट के बारे में और बाद में पढ़ेंगे हम, लेकिन इसमें क्या करते हैं हम, इस एक मटेरियल होता है जो कि क्या करता है, ये जो छोटे छोटे फाइनर सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं इनको क्या करेगा, इकट्ठा कर देगा, सबको एक जगह पे ले आएगा इस तरीके से, और इसको क्या है, लार्ज बना देगा, थोड़ा हैवी मास बना देगा, इसका हैवी हो जाएगा, जिससे क्या होगा, वाटर से ज़्यादा डेंसिटी हो जाएगी। फिर उसके बाद ये क्या है, नीचे सेटल हो जाएगा खुद ही, है ना। तो कोवलेंट की हेल्प से इसको अगर हमने सेटल करा दिया फाइनल वाले को, तो उसको बोलेंगे सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन, ठीक है। तो दो सेम सा होता है कि बस ये है कि उसको हैवी बनाया है, उसको अटैच मतलब स्टिक करा दिया, सबको अटैच करा दिया, जिससे वो क्या हैवी हो गया, ठीक है। तो प्लेन सेडिमेंटेशन में कुछ नहीं करना पड़ा, सिंपल सा, ये बड़े बड़े पार्टिकल्स खुद ही सेटल हो गए। और सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन में क्या करना पड़ा कि जो छोटे छोटे फाइनल सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनको इकट्ठा करा, एक जगह पे लेके आए, मतलब बहुत सारे बन जाएंगे, एक ये नहीं कि सारे एक ही जगह ऐड होंगे, तो बहुत सारे इस तरीके से बनेंगे अपनी अपनी जगह पे, और फिर नीचे सेटल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था कुछ मतलब क्लासिफाई किस 2 तरीके से करने का, ठीक है। अब आते हैं सेडिमेंटेशन टैंक्स यूज करते हैं सेडिमेंटेशन कराने के लिए, जैसे मैंने बताया सेडिमेंटेशन टैंक था, तो इस तरीके से हम सेडिमेंटेशन टैंक्स यूज करते हैं, जिससे क्या होगा, उसके अंदर ये प्रोसेस यूज होगा, ठीक है। तो सेडिमेंटेशन टैंक्स भी 2 तरीके से होते हैं। पहला होता है क्वोशिएंट टाइप टैंक, और इसी को बोलते हैं फ्लो फिल एंड ड्रॉ टाइप टैंक। तीसरा होता है नाम इसका इंटरमिटेंट टाइप टैंक। तो ये एक ही है जिसके 3 नाम मैंने बताए, क्वोशिएंट टाइप, फिल एंड ड्रॉ टाइप एंड इंटरमिटेंट टाइप टैंक, ठीक है। तो तीनों एक ही के नाम है,
इसमें क्या होता है, पानी जो होता है हमने मान लो इस टैंक में डाला, क्वेश्चन टाइप टैंक में पानी डाला और उसको उसको छोड़ दिया 24 घंटे के लिए, ठीक है। और फिर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे वो नीचे सेटल हो जाएंगे और उसको क्या है, डिस्टर्ब नहीं करना, उसमें कोई फ्लो मूवमेंट कुछ भी नहीं होगा वाटर के अंदर, जस्ट उसको 24 आवर्स के लिए छोड़ दिया, ठीक है। तब वो क्या होगा, पार्टिकल्स नीचे क्या है, सेटल हो जाएंगे खुद ही, ठीक है। इसमें तो ये था। दूसरा होता है कंटिन्यूस फ्लो टाइप टैंक। इसमें क्या होता है, वाटर को है ना थोड़ी कम वेलोसिटी पे फ्लो कराते रहते हैं। इसका मतलब है ये आपका इनलेट होगा, जैसे वाटर अंदर जाएगा, और यहाँ पे होगा आउटलेट, जैसे वाटर बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो मतलब धीरे धीरे फ्लो होता ही रहता है, मतलब कम वेलोसिटी पे वो पानी बाहर जाता रहेगा आता रहेगा इस तरीके से, ठीक है। तो हमने देखा कि इसमें क्या होता है, पानी में कोई मोशन नहीं होता, लेकिन इसको क्या है, एक कांस्टेंट स्लो वेलोसिटी से वाटर को क्या है, मूव कराया जाता है, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन टाइप टैंक, कह दो फिल एंड ड्रॉ टाइप, इंटरमिटेंट टाइप टैंक। तो इसमें क्या होता है कि पानी को 24 घंटे के लिए रोका जाएगा। डिटेंशन टाइम उसी को कहते हैं कि आप वाटर को कितनी देर के लिए छोड़ रहे हो सेडिमेंटेशन प्रोसेस कराने के लिए, तो उसको बोलते हैं डिटेंशन टाइम। वो है इस टाइप के टैंक के लिए जिसमें कोई मोशन नहीं है, वो है 24 आवर्स, ठीक है। दूसरा है पीरियड ऑफ क्लीनिंग। मान लो आप 24 आवर्स के लिए आपने इसको छोड़ दिया, ठीक है। इसके बाद आप इसके वाटर को क्या है, एक और टैंक लोगे, जैसे मान लो अब यहाँ पे क्या है, आपके सेटल हो जाएंगे सारे जितने भी होने होंगे सेडिमेंटेशन, ठीक है। सेडिमेंट मतलब सस्पेंडेड पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाएंगे, फिर वाटर ऊपर तो क्लीन रह जाएगा थोड़ा, है ना, थोड़े बहुत होंगे, इट्स ओके, बाद में निकल जाएगा फिल्ट्रेशन प्रोसेस से भी, ठीक है। इससे भी छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं, वो रिमूव करते हैं उसमें, ठीक है। तो इसमें कुछ क्लीन हो जाएगा थोड़ा बहुत पानी, तो उसको इसमें क्या है, इस वाले टैंक में फिल कर देंगे, और फिर जो ये है इसको क्लीन करेंगे। तो क्लीनिंग के लिए कितना टाइम देना है, 8 to 12 आवर्स, ठीक है। 8 to 12 आवर में इसको क्लीन करेंगे, जब तक पानी को इसमें छोड़ देंगे, ठीक है, रख देंगे। उसके बाद फिर दूसरा पानी लाएगा, इसको आगे प्रोसेस के लिए भेज देंगे, इस तरीके से होता है, ठीक है। सो इसमें क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ टैंक्स मैंने लिखा है 3, बट आप देखो तो इधर 2 ही का यूज हो रहा है। एक तो है कि पानी रखा, उसको सेडिमेंटेशन कराया, उसके बाद उसको दूसरे में ट्रांसफर कर दिया, फिर ये क्लीनिंग और भी फर्दर क्लीनिंग के लिए इस पानी को ले गए, इसको क्लीन कर दिया, फिर नेक्स्ट पानी को डाल दिया। तो हमने देखा कि 2 ही इनफ है। फिर भी थर्ड वाला जो हमने लिया है वो इसीलिए लिया है सेफ्टी पर्पस। मान लो इनमें से कोई एक खराब हो गया तो उस वाले टैंक को यूज करेंगे, क्योंकि इमरजेंसी में हम डायरेक्टली कहाँ से लाएंगे, ठीक है, इसीलिए। तो 2 तो ऑपरेशनल होंगे जो वर्किंग में काम मतलब काम आ रहे होंगे हमारे, और तीसरा जो होगा वो स्टैंड बाय है फॉर सेफ्टी पर्पस, ठीक है। इट इज डिजाइन फॉर मैक्सिमम डेली डिमांड। तो ये मतलब कि लोगों का डे बाय डे, मतलब रोज एक दिन का कितना डिमांड हो रहा है उसके बिहाफ पर इसको बनाया जाता है। मैक्सिमम डेली डिमांड कहते हैं उसको, ठीक है। अब कंटिन्यूस फ्लो टाइप टैंक में हमने देखा कि पानी क्या है, लगातार थोड़ी थोड़ी वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है, कम वेलोसिटी से, लेकिन मूव करता रहता है, कंटिन्यूस फ्लो रहता है वाटर का, ठीक है। तो इसमें भी 2 टाइप के टैंक होते हैं, एक होता है हमारा हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप टैंक, और दूसरा होता है वर्टिकल फ्लो टाइप टैंक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मतलब किस शेप में होगा, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा, रेक्टेंगल की फॉर्म में हो जाएगा ये टैंक, जिसमें क्या है, हॉरिजॉन्टली फ्लो होगा, वाटर हॉरिजॉन्टली फ्लो होगा। इसका मतलब है रेक्टेंगुलर टैंक विद लॉन्गिट्यूडनल फ्लो कह दो, हॉरिजॉन्टल फ्लो कह दो, तो इसका मतलब है लॉन्गिट्यूडनल फ्लो होगा, रेक्टेंगल टाइप का उसका होता है शेप, ठीक है। और वर्टिकल फ्लो टाइप टैंक होता है सर्कुलर फॉर्म में होता है, ठीक है, जिसमें वाटर रेडियली बाहर निकलता है। इसको हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे इन दोनों के बारे में। तो अभी ये जस्ट थोड़ा इसके बारे में कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आगे स्टार्ट करते हैं। तो हम देखेंगे कि किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि सेटलमेंट जो होगा पार्टिकल्स का वो किस पे डिपेंड कर रहा है, किन फैक्टरों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। तो पहला है टर्बुलेंस। टर्बुलेंस का मतलब है पानी में अगर कोई मूवमेंट हो रही है, हलचल हो रही है, पानी इधर से उधर मूव करने लग रहा है, तो इसका मतलब है पार्टिकल सेटल जल्दी नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि अच्छा सेटलमेंट हो, सेडिमेंटेशन प्रोसेस की अच्छी एफिशिएंसी निकल के आए, तो अगर आप चाहते हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टर्बुलेंस को कम से कम रखना पड़ेगा, जिससे क्या है, एफिशिएंसी आपको अच्छी मिलेगी टैंक की, ठीक है। दूसरा है वेलोसिटी ऑफ फ्लो। अगर पानी फ्लो कर रहा है, अगर आपने उसकी वेलोसिटी को ज़्यादा रख दिया, तो इसका मतलब वही चीज़ हो गई टर्बुलेंस वाली, कि पानी ज़्यादा तेज़ी से अगर फ्लो कर रहा है तो जो पार्टिकल्स हैं सस्पेंडेड, उनको टाइम ही नहीं मिल पा रहा है सेटलमेंट का। तो इससे क्या होगा कि हमारा एफिशिएंसी अच्छी नहीं निकल के आएगी सेडिमेंटेशन टैंक की। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमें वेलोसिटी को भी कम रखना पड़ेगा पानी के, ताकि क्या हो, एफिशिएंसी अच्छी निकल के आए, ठीक है।
अब शेप ऑफ द पार्टिकल्स, हमें पता है कि पार्टिकल्स जो होंगे उसके अंदर उनकी इरेगुलर शेप होती है इन रियलिटी, पर हम अज्यूम करके चलेंगे अपनी कैलकुलेशंस के लिए कि वो सर्कुलर इन शेप होती है, ठीक है, उन पार्टिकल्स की शेप। तो अगर आपने सर्कुलर मान के चलते हैं तो हमें पता रहता है उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी निकल के आती है। अगर टेढ़े मेढ़े पार्टिकल्स हैं उसके अंदर तो एफिशिएंसी अच्छी नहीं निकल के आती है, ठीक है। तो वैसे तो रियलिटी में इसके कंपेरिजन में तो कम ही निकल के आएगी, क्योंकि हम तो अज्यूम कर रहे हैं कि वो सर्कुलर है, ठीक है। तो यही बता रहा है कि अगर इरेगुलर शेप होगी तो एफिशिएंसी कम होती है, अगर सर्कुलर या फिर रेगुलर शेप पे कुछ एक है तो उसमें क्या है, एफिशिएंसी ज़्यादा निकल के आती है, ठीक है। तो साइज ऑफ द पार्टिकल्स, पार्टिकल के साइज पे भी डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हो अच्छी एफिशिएंसी निकल के आए तो हम क्या करते हैं, पार्टिकल का साइज अगर ज़्यादा रहे तो ही एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी निकलेगी, क्योंकि ज़्यादा साइज होगा तो लार्जर डेंसिटी हो जाएगी वाटर से और फिर वो सेटल डाउन जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो वही हम देख रहे थे कि जो फाइनल पार्टिकल्स थे उसके लिए हम कोवलेंट यूज़ कर रहे थे ताकि उनको क्या है, उनका साइज बढ़ाया जा सके। तो वही है कि अगर आपने साइज को ज़्यादा कर दिया तो एफिशिएंसी अच्छी निकल के आएगी, पार्टिकल्स का साइज ज़्यादा कर दो, है ना। और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर क्या करेगा, अगर वाटर का टेम्परेचर आपने ज़्यादा कर दिया, ठीक है, तो इससे क्या होगा, विस्कोसिटी आपने पढ़ रखी है, इसका मतलब होता है कि जैसे शहद जैसी चीज़, जैसे शहद जैसा उसमें दिखने लग जाता है। तो अगर आपने टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा दिया, विस्कोसिटी मतलब उसमें से पानी में कोई चीज़ डालो वो कितनी जल्दी नीचे पहुँच जाए, इससे पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी कम हो जाती है, वो लिक्विड जैसा फॉर्म में ज़्यादा आ जाता है एज़ कम्पेयर टू शहद, आपने देखा होगा उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है वाटर से। तो आप अगर आप उसकी विस्कोसिटी कम कर दो पानी की, तो पार्टिकल्स को जल्दी मूवमेंट नीचे जाने के लिए मिलेगा, तो वो नीचे सेटल जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाओ जिससे क्या हो, विस्कोसिटी भी विस्कोसिटी कम हो जाएगी, ओके। जिससे क्या होगा, विस्कोसिटी कम हो जाएगी और एफिशिएंसी ज़्यादा निकल जाएगी, ठीक है। तो ये था, अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो हम देखेंगे जो पार्टिकल्स होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, वो वाटर के अंदर किस वेलोसिटी से नीचे सेटल डाउन होते हैं, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल्स में आपको दे रखा है सेटलिंग वेलोसिटी तो अच्छी बात है, अगर नहीं दे रखा है तो वो स्टोक्स लॉ से निकलते हैं, ठीक है। तो सेटलिंग वेलोसिटी विल बी कैलकुलेटेड बाय स्टोक्स लॉ अनलेस एंड अदरवाइज गिवन, ठीक है। तो इसकी कुछ अजम्पशंस हैं किसके, स्टोक्स लॉ के, वो हम देखेंगे। तो पहला है, अ पार्टिकल इज कंसिडर्ड रिमूव इन अ सेडिमेंटेशन टैंक इफ इट सेटल्स टू द बॉटम ऑफ द सेटलिंग जोन बिफोर द वाटर एग्जिट्स द टैंक। इसका मतलब क्या है, मान लो आपका वाटर है, ये वाटर टैंक है, सेडिमेंटेशन टैंक, जिसमें वाटर अंदर आया और यहाँ से आउटलेट है जहाँ से जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लो पानी यहाँ से अंदर आया, इसमें कुछ एक सेडिमेंटेशन एक पार्टिकल था, सस्पेंडेड पार्टिकल, जिसको क्या है, रिमूव करना है। तो मान लो अगर ये यहाँ पे, यहाँ तक, यहाँ सेटलिंग जोन तक पहुंच गया, यहाँ पे अपर लेयर भी पहुंच गया यहाँ पे सेटलिंग जोन के, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये रिमूव हो चुका है, हम इसको ऐसा कंसिडर कर लेंगे। मान लो यहाँ पे भी आके बस यहाँ पे एंड में आके रुक गया बस यहाँ पे, तो भी हम इसको बोलेंगे रिमूव हो गया है, ठीक है। पानी के बाहर जाने से पहले अगर ये पार्टिकल यहाँ रुक जाता है तो हम कहेंगे कि ये रिमूव हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर नीचे आ जाएगा तो हम तो तब तो पूरा ही हो गया कि हाँ रिमूव हो गया, लेकिन अगर ये इसकी अपर लेयर तक भी आ गया तो भी हम इसको रिमूव की तरह कंसिडर करेंगे। तो यही कह रखा है पहला, ठीक है, कि उसके बाहर जाने से पहले अगर वो सेटलिंग जोन तक आ गया तो हम उस पार्टिकल को रिमूव कंसिडर करेंगे, ठीक है। पार्टिकल अंडरगोइंग सेटलमेंट इज अज्यूम टू बी स्फेरिकल। तो जो पार्टिकल है उसको स्फेरिकल शेप का अज्यूम करके चलेंगे, जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो हम सोचेंगे कि वो जो हमारा सस्पेंडेड पार्टिकल है वो स्फेरिकल है। तीसरी चीज है, मीडियम इन विच सेटलमेंट इज टेकिंग प्लेस इज इनफाइनाइट। हम ऐसा मान के चलेंगे कि जैसे ये पार्टिकल है तो उसके लिए जो ये मीडियम लिया है, जो हमने सेडिमेंटेशन टैंक लिया है, वो एक इनफाइनाइट की तरह काम करेगा, कि मतलब बहुत बड़ा होगा इसके कंपेरिजन में, ठीक है। ऑफ कोर्स होता भी है, पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं, उसके कंपेरिजन में हमको वाटर जो ट्रीट करना होता है उसके लिए हम सेडिमेंटेशन टैंक बहुत बड़ा बनाते हैं, ठीक है। तो इनफाइनाइट की तरह उसको ट्रीट करेंगे। तो डिस्क्रीट सेटलिंग टेक्स प्लेस ड्यूरिंग सेटलमेंट, इसका मतलब ये है, मान लो दो पार्टिकल हैं, ठीक है, तो हम कंसिडर करेंगे कि ये अपना अलग सेटल हो रहा है, इसका इसमें कोई इंटरफेयर नहीं है, इसमें कोई रोल नहीं है इसके सेटलमेंट में, ये खुद ही अपना सेटल हो रहा है, ये भी अपना कहीं जाके सेटल होगा। ऐसा नहीं है कि इसके वैसे असली में नहीं होता है, असली में पता है वो इंटरफेयर करते हैं, एक दूसरे को करते हैं, ठीक है।
बट हम मान के चलेंगे ये अपना इंडिविजुअली सेटल हो रहा है कहीं, ये अपना इंडिविजुअल, ये दोनों आपस में कुछ भी इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो डिस्क्रीट सेटलमेंट होगा, डिस्क्रीट सेटलिंग होगा, ठीक है। तो ये था इसका मीनिंग। तो ये है कुछ अजम्पशन, इसके आगे हम और पढ़ते हैं। तो सेटलिंग वेलोसिटी देख रहे थे, तो सबसे पहले हम लेमिनार फ्लो के लिए देखेंगे, जिसमें क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 1 होता है और डायमीटर ऑफ द पार्टिकल इज लेस देन 0.1 mm होता है, ठीक है। तो ये अपना एक फॉर्मूला है, ये किसकी फॉर्म में है, डायनेमिक विस्कोसिटी की फॉर्म में। ये जो म्यू है इसको डायनेमिक विस्कोसिटी कहते हैं। तो ये डायनेमिक विस्कोसिटी की फॉर्म में अगर तुम्हें पूछे सेटलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला, तो इस तरीके से देंगे, जिसमें क्या होता है, सेटलिंग वेलोसिटी इक्वल्स टू डी स्क्वायर अपॉन में 18 म्यू ब्रैकेट में GS-1 ब्रैकेट क्लोज, ये है अपना यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है। तो जहाँ पे डी रिप्रेजेंट कर रहा है डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स और म्यू रिप्रेजेंट कर रहा है डायनेमिक विस्कोसिटी, GS रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी और ये है यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है। तो इस तरीके से दे सकते हैं। अगर आपसे बोले कि आप सेटलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला दो इन द फॉर्म ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, तो अभी देखा ये डायनेमिक विस्कोसिटी था, अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी के फॉर्म में कैसे देंगे। तो इसमें क्या होता है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी और जो अपना डायनेमिक विस्कोसिटी होता है इनका रिलेशन होता है। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल्स टू डायनेमेटिक विस्कोसिटी अपॉन में रो डब्ल्यू, ये है डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। इसको इस रेशियो में डिवाइड करने पर हमारा फॉर्मूला आ जाता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी का। तो हम सिंपल से क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में अपना काइनेमेटिक फॉर्म में देंगे, तो इसमें म्यू की जगह पर इसको क्या होता है म्यू, तो इसको किस फॉर्म में देंगे, काइनेमेटिक विस्कोसिटी मल्टीप्लाई में रो डब्ल्यू, ठीक है, जिसको इसको बोलते हैं म्यू, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो म्यू की वैल्यू मिलती है, उसको यहाँ पुट कर देंगे। जब हमने यहाँ पे पुट किया तो ये न्यू रो डब्ल्यू हो गया, ठीक है, और सब कुछ सेम था। नेक्स्ट स्टेप में क्या करा हमने, जैसे ये अपना क्या था, यूनिट वेट ऑफ वाटर था, जिसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, G मल्टीप्लाई में, G क्या है, ग्रेविटी इंटू रो डब्ल्यू, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो क्या होगा कि G से ये डेंसिटी से डेंसिटी कट जाएगी वाटर की, और फिर जो फाइनल फॉर्मूला आएगा वो इस तरीके से आएगा, ठीक है, जिसमें क्या होगा, ये अपना काइनेमेटिक विस्कोसिटी होगा। तो अगर आपसे बोले कि सेटलिंग वेलोसिटी काइनेमेटिक विस्कोसिटी की फॉर्म में दो, तो इस तरीके से दे सकते हैं, और सेटलिंग वेलोसिटी इन द फॉर्म ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी, तो आप ऐसे दे सकते हैं, ठीक है। तो अब एक और फॉर्म में भी पूछा जाता है, दिया जाता है, आप बुकों में देखोगे तो कंफ्यूज ना हो, इसलिए ये इसी फॉर्म को मैंने बोला कि फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें पता है GS को हम कैसे लिख सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी को यूनिट वेट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। GS को कैसे लिख सकते हैं, GS इक्वल्स टू यूनिट वेट ऑफ सॉलिड अपॉन में यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसको ही मैंने यहाँ पे बस पुट कर दिया, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, और फिर मैंने आगे सॉल्व करा, तो अंदर इसको मल्टीप्लाई कर देते, रो से रो कट जाएगा, फिर ये सिर्फ ये बच जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्म में भी आपको मिल सकता है, तो यूनिट वेट के फॉर्म में पूछे तो ये इस तरीके से होगा, ठीक है। और CD यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है ड्रैग कोफिशिएंट, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए लेमिनार फ्लो के लिए, तो वो होती है 24/RE, ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। तो इसके आगे देखते हैं। तो लेमिनार फ्लो के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये लेमिनार फ्लो का ही पार्ट है, जिसमें क्या है, अगर आपको सेटलिंग वेलोसिटी देनी है हेजल्स फॉर्मूला से, और ये हेजल्स फॉर्मूला तब यूज करना है जब आपको टेम्परेचर क्वेश्चन में दे रखा होगा, ठीक है, यूज व्हेन टेम्परेचर गिवन, ठीक है। तो ये सेटलिंग वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, BS इक्वल्स टू 418 GS-1 D स्क्वायर 3T। टी क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर है, ये डायमीटर ऑफ द पार्टिकल है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी, और ये 70/100, ओके। तो इस फॉर्मूले से आप दे सकते हो जो टेम्परेचर दे रखा है, ठीक है। और टेम्परेचर आपको हमेशा कन्वर्ट कर देना, अगर नहीं भी है तो ये डिग्री सेल्सियस में ही देना है, और ये मिलीमीटर में ही देना है, और ये डायमीटर मतलब कन्वर्ट करो अगर नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। और फिर आंसर आपको जो मिलेगा वो किस में मिलेगा, mm/सेकेंड में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। चलो इस पे एक न्यूमेरिकल देख लो ताकि ये क्वेश्चन समझ में आए कैसे करना है। तो फाइंड BS सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ 0.02 mm साइज पार्टिकल with specific gravity 2.7 is settling from water at temperature 295 डिग्री केल्विन ओनली, ठीक है, नॉट डिग्री, केल्विन। तो इसमें क्या है, BS इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला आपने दोबारा लिखा, जिसमें क्या है कि आपको ये तो पता चल गया स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दे रखी थी, 2.7 थी, तो ठीक है, 2.7 - 1 करा,
और डी स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या है, डायमीटर ऑफ पार्टिकल कितना दे रखा है, साइज पार्टिकल का 0.02 mm, और आपको पता है ये mm में ही देना था तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट ये लिखा इसका स्क्वायर अपॉन में 3t। अब टेम्परेचर कहाँ है, टेम्परेचर केल्विन में दे रखा है तो आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें पता है टेम्परेचर कितना दे रखा है, केल्विन में दे रखा है 293 केल्विन, जिसको आप चेंज करोगे, जिसको माइनस कर दोगे 273 से केल्विन में चेंज, मतलब डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के लिए, तो वो 20 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ठीक है। तो फिर उस टेम्परेचर को आप यहाँ पे पुट कर दोगे, टी की जगह पर 20 प्लस में 70 अपॉन में 100 सॉल्व करोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं, तो सेटलिंग वेलोसिटी देख रहे थे, अब हम देखेंगे फॉर ट्रांजिशनल फ्लो। पहले लेमिनार फ्लो के लिए देखा था, ट्रांजिशनल फ्लो के लिए देखेंगे, जिसमें क्या होता है, डायमीटर ऑफ द पार्टिकल किससे बड़ा होना चाहिए, 0.1 mm साइज से बड़ा होना चाहिए और 1 mm से छोटा होना चाहिए, ठीक है। ये 0.1 है वो और 1 है, ठीक है, उसके बीच में होना चाहिए डायमीटर ऑफ द पार्टिकल। और रेनॉल्ड्स नंबर क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए 10⁻⁴ या फिर 10⁻³ से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो फिर हम ये फॉर्मूला देंगे ट्रांजिशनल फ्लो के लिए, Vs = 4/3 अंडर रूट में GS - 1 GD अपॉन में CD। CD क्या है, अपना ड्रैग कोफिशिएंट है, और ये अपना G क्या है, ग्रेविटी है, और D क्या है, अपना डायमीटर ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो आप कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग कैसे देंगे, CD = 24 अपॉन में RE रेनॉल्ड्स नंबर प्लस में 3 अपॉन में अंडर रूट RE प्लस में 0.34। अब ये जो रेनॉल्ड्स नंबर है ये भी कैसे दे सकते हैं हम, रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, इनर्शिया फोर्स अपॉन में विस्कस फोर्स, ठीक है। तो इसका सिंपली न्यूमेरिकली फॉर्मूला देखें तो वो होता है ρVd अपॉन में म्यू, ठीक है। ये अपना डेंसिटी है, ये अपना वेलोसिटी है पानी की, और ये d अपना है डायमीटर ऑफ द पाइप जिसके थ्रू वो वाटर जा रहा है, ठीक है, और म्यू है अपना विस्कोसिटी, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मूला निकाल के हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, फिर ये निकाल के CD निकल जाएगा, फिर यहाँ पे पुट करके हम सेटलिंग वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हेजन्स फॉर्मूला से अगर हम निकालना चाहे सेटलिंग वेलोसिटी फॉर ट्रांजिशनल फ्लो, तो उसमें क्या होता है अपना Vs = 418 GS - 1 D 3T प्लस में 17/100, और इसमें और पिछले वाले फॉर्मूले में अगर आप डिफरेंस देखोगे लेमिनार फ्लो वाले में, इन दोनों में बस यहाँ पे क्या होता है, लेमिनार फ्लो में यहाँ पे d² होता है, यहाँ पे नहीं है, बस ये है, ठीक है। तो अब देखेंगे हम फॉर टर्बुलेंट फ्लो, इसमें क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर देन 10⁴ और 10⁻³ से बड़ा होना चाहिए, और डायमीटर ऑफ द पार्टिकल इज ग्रेटर देन 1 mm, और इसमें CD की वैल्यूज होती है, कोफिशिएंट ड्रैग की वैल्यू 0.44 टू 0.47 तक वेरी करती है, ठीक है। तो ये होता है कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग, और ये Vs है अपना, फिर सेटलिंग वेलोसिटी हम इस फॉर्मूले से दे देते हैं जो कि है 1.8 अंडर रूट GD अपॉन ब्रैकेट में GS - 1, ठीक है। ग्रेविटी है, डायमीटर ऑफ द पार्टिकल। तो इस तरीके से हम क्या है सेटलिंग वेलोसिटी निकालते हैं अलग अलग टाइप के फ्लो के लिए, स्टोक्स लॉ यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक है। तो अब हम इसका जो आगे का पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि इसका लेंथ ज़्यादा हो गई है वीडियो की। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।